एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंसराज स्टडी मटेरियल में। देखिए फ्रेंड्स, हम कुछ टॉपिक हिस्ट्री के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है कुछ वो स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि हम हर एक टॉपिक सीरियल वाइज पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री को सीरियल वाइज लेके चलेंगे, ऐसा नहीं है। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं इम्पोर्टेंट जिनसे क्वेश्चन आता ही आता है। अगर हम पहले वो सब टॉपिक अपने क्लियर कर लें तो हम अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। देखिए, जब भी हम पढ़ने बैठते हैं, अगर हमने मान लो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री, तो हम उसमें सारे टॉपिक लगातार सीरियल से ऐसे करते चलेंगे जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब बार 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 वही टॉपिक करने से कोई लाभ नहीं होता। इसलिए कुछ टॉपिक्स छांट लें अपने, जो आपके जहाँ से आपको लगता है कि इनसे क्वेश्चन बनते हैं, मार्क्स आपको बनेंगे, और उन्हीं एक एक टॉपिक को उठाओ और उन्हें क्लियर करते चलो। पढ़ता आप बहुत बार चुके हैं, लेकिन अब एक ज़रूरत है उन टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर करने की। अब इसमें क्या क्या आता है, जैसे कि एक तो शिक्षा का विकास आता है, एक जो भारत में वायसराय हुए हैं, गवर्नर जनरल हुए हैं उनके बारे में, जो समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं उनके बारे में। तो इसी तरीके से अपने विविध टॉपिक छांट लीजिए जहां आपको लगता है कि इन्हें अच्छे से कवर करने से हमारे मार्क्स अच्छे से बन पाएंगे। अब इसमें सबसे पहले हम लेके आए हैं आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। तो देखिए, जो ये आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास है, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसमें कोई ना कोई क्वेश्चन तो बनता ही है। जैसे कि इसमें कई बार क्या पूछा जाता है, इसमें आयोग के बारे में पूछा जाता है, कौन सा आयोग कब बना, उन्हें सीरियल वाइज लगाओ, क्रोनोलॉजी उनकी पूछी जाती है, या फिर उनकी जो सिफारिशें रही हैं, उनके जो सुझाव हैं उनके बारे में पूछा जाता है। अब आधुनिक भारत में जो शिक्षा का विकास है, इसे हम सीरियल वाइज पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या हुआ, कौन सा कॉलेज खोला गया, किस वायसराय या गवर्नर जनरल के समय खोला गया, धीरे धीरे उसमें क्या क्या प्रगति हुई। तो इसमें इम्पोर्टेंट जो जो आयोग आते हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे कि इसमें एक तो आता है वुड डिस्पैच, और इसके एक आता है इसमें मैकाले का घोषणा पत्र, और इसमें आता है हंटर आयोग, एक आता है इसमें हंटर आयोग, रैले आयोग और सैडलर आयोग। तो ये सभी हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। सैडलर आयोग एक, उसमें फिर भारत में आएंगे कोठारी आयोग, राधा कृष्णन आयोग, नई शिक्षा नीति। तो इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन इन सब से पहले जो भी ये सभा है, इनसे पहले भी तो कुछ ना कुछ हुआ होगा। पहले उनके बारे में देखते हैं कि सबसे पहले शिक्षा के विकास के बारे में यहाँ क्या क्या हुआ। तो देखिए, जो सबसे पहले यहाँ आता है, सबसे पहले देखा जो गया है वो है 1781 में स्टार्ट हुआ था। क्या हुआ था 1781 में? सबसे पहले कलकत्ता में एक मदरसा स्थापित किया गया था। ये मदरसा किसने स्थापित करा था? ये मदरसा स्थापित किया गया था वारेन हेस्टिंग्स, जो उस समय के गवर्नर थे, गवर्नर जनरल थे भारत में। बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। इन्होंने 1781 में कलकत्ता में एक मदरसा स्थापित किया था। देखिए, इन्हें ज़रूरत क्या पड़ी। अब जो भी ये ब्रिटिश थे, इन्हें भारत में शिक्षा का विकास करने की आवश्यकता क्यों हुई? क्योंकि भारत में अगर इन्हें शासन करना है, इन्हें यहाँ पे अपनी शासन प्रक्रिया को अच्छे से सुचारू रूप से चलाना है, तो उसके लिए इन्हें भारतीयों की तो आवश्यकता जरूर होगी। अब भारतीयों के साथ पत्र व्यवहार भी इन्हें करना है, उनके कुछ नियम कानून में भी इन्हें दखलंदाजी करनी थी, वहाँ पे भी इन्हें अपने कुछ न कुछ जजमेंट में भी इन्हें आवश्यकता थी। तो भारतीयों के साथ अब वे इंग्लिश भाषा तो वे नहीं जानते थे और इन्हें भी अपने शासन को सुचारू रूप से चलाना था। तो एक दूसरे के साथ तो इन्हें बातचीत करने के लिए, अपनी बातों को अच्छे से समझाने के लिए ज़रूरत थी। अब उसके लिए इन्हें शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता थी, जो भारतीय शिक्षित हो और इनके शासन में इनकी सहायता कर सकें। एक मिनट। तो इसके लिए सबसे पहले वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में एक मदरसा स्थापित किया। अब इसके बाद आता है 1784 में एशियाटिक सोसाइटी, एशियाटिक सोसाइटी
एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। अब इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में की थी। ये एक तरह से अनुवाद विभाग था जिसमें भारतीय जो रचनाएं हैं उनका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया था। इसके तहत जो विलियम जोन्स हैं इन्होंने 1789 में तो किया था भगवद गीता का, सॉरी शाकुंतलम, जो अभिज्ञान शाकुंतलम है कालिदास की। तो अभिज्ञान शाकुंतलम का इन्होंने अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था 1789 में। गीत गोविंद, एक गीत गोविंद रचना है, गीत गोविंद। गीत गोविंद रचना का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद कब किया गया? 1792 में। और एक रचना है मनुस्मृति। मनुस्मृति ये तो आपको सभी को पता है। मनुस्मृति का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया था 1794 में। इसके अलावा विल्किंस है, विल्किंस, इन्होंने भगवद गीता का 1784 में अनुवाद किया। हितोपदेश का 1787 में अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया था। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसे कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने किया, गीत गोविंद का किसने किया, भगवत गीता का और हितोपदेश का। और इसके साथ साथ सिर्फ यही नहीं किसने किया, इनके ईयर भी पूछे जाते हैं कि इनका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद कब किया गया था। इससे आगे 1791 में बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई थी, जो की गई थी जोनाथन डंकन के द्वारा। जोनाथन डंकन, इन्होंने बनारस में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी और वो थी 1791 में। देखिए जो ये ईयर है ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ज़्यादातर एग्जाम ऐसे होते हैं जिनमें इनसे क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। इसके बाद 1800 में कौन थे भारत के? ये थे वेलेजली। वेलेजली के समय फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। अब ये फोर्ट विलियम कॉलेज क्यों स्थापित किया गया था? देखिए जो सिविल सेवाएं हैं, सिविल सेवकों को प्रशिक्षण देने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। लेकिन होता क्या है, इसे 1802 में बंद कर दिया गया था और इसके बाद 1806 में यह सिविल सेवकों को प्रशिक्षण देने के लिए कहाँ पर स्थापना की गई इसकी? ये दी गई थी हेलबरी में। हेलबरी कहाँ है? इंग्लैंड में। तो अब भारत के स्थान पर हेलबरी में प्रशिक्षण देना स्टार्ट हुआ। पहले इन्होंने कहाँ किया था वेलेजली ने? 1800 में भारत में, लेकिन इसे 1802 में बंद कर दिया गया और 1806 में हेलबरी इंग्लैंड में प्रशिक्षण देना शुरू किया गया। अब इसके बाद अगर देखा जाए तो 1813 सर्वप्रथम 1813 में भारत में ईसाई मिशनरियों को आने की अनुमति मिली। ईसाई मिशनरियाँ भारत में कब आने की अनुमति मिली? इससे पहले तो धर्म प्रचार के लिए इन्होंने कोई भी सपोर्ट नहीं किया था। कंपनी तो 1813 में भी खिलाफ थी, परंतु जो वहाँ की सरकार है उसने 1813 में ईसाई मिशनरियों को भारत में आकर ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अनुमति प्रदान कर दी थी। अब जब ये यहाँ पर आए, इन्होंने अपने धर्म का प्रचार बढ़ाया और शिक्षा के क्षेत्र में नए कार्य किए। कुछ कॉलेज की स्थापना भी की, जिसके तहत 1818 में बैप्टिस्ट मिशन कॉलेज। अब इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी सेरामपुर, बंगाल में जो सेरामपुर है वहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी। अब हम देखें तो भारत के, अब इनके साथ साथ जो भारतीय थे उन्होंने भी प्रयास किए, उन्होंने भी कुछ कॉलेज खोले। अब उसमें सबसे पहले जो नाम आता है, सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है राजा राम मोहन राय। देखिए इन्होंने अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा को बढ़ावा दिया था।
ये यही नहीं चाहते थे कि जो भारत में शिक्षा हो वो केवल हिंदी माध्यम से दी जाए। इनका मानना था कि अंग्रेजी माध्यम से दी जाए, तभी हम उनकी पद्धति को समझ पाएंगे। तो इसमें राजा राम मोहन राय ने 1817 में एक कॉलेज स्थापित किया था। वो कौन सा था? वो था हिंदू कॉलेज। और ये क्वेश्चन बहुत बार बनाया है कि राजा राम मोहन राय ने हिंदू कॉलेज किसकी सहायता से स्थापित किया था या किसके कहने पर किया था? वो थे डेविड हेयर। डेविड हेयर के कहने पर इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। अब ये जो हिंदू कॉलेज है, कुछ समय बाद क्या होता है, इसे कंपनी अपने हाथ में ले लेती है और 1854 में इसे महाविद्यालय, कंपनी ने इसने हिंदू कॉलेज को महाविद्यालय घोषित कर दिया था। और इस महाविद्यालय में अंग्रेजी माध्यम से कौन सी शिक्षा दी जाती थी? वो दी जाती थी पाश्चात्य विज्ञान की, मानविकी की पढ़ाई यहाँ पर की जाती थी। इसके अलावा राजा राम मोहन राय ने 1822 में एक एंग्लो हिंदू कॉलेज की भी स्थापना की थी। इसे और किस नाम से जाना जाता है? इसका एक दूसरा नाम भी है, वो है इंडियन अकेडमी। तो ये दोनों किसने स्थापित किए थे? ये किए थे राजा राम मोहन राय ने। अब अगर आगे हम देखें तो देखिए, शिक्षा के बारे में जो ब्रिटिश ने, कंपनी ने यहाँ बात की थी, वो किस एक्ट के तहत आया था? वो आया था 1813 का। 1813 के एक्ट में क्या कहा गया था कि जो शिक्षा है, भारतीय शिक्षा पर 1 लाख पर ईयर खर्च किया जाएगा। 1 लाख पर ईयर के हिसाब से हालांकि ये बहुत कम था, परंतु इन्होंने कम से कम बात तो की खर्च करने की। इससे पहले तो ये कुछ बात ही नहीं कर रहे थे। तो सबसे पहले 1813 में ये कहा गया, 1813 के एक्ट में, कि 1 लाख पर ईयर भारतीय शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। परंतु इसे 1823 तक इसमें कोई सुधार नहीं हुआ, इस पर कोई भी खर्च, 1 भी रुपया यहाँ खर्च नहीं किया गया था। अब इसमें क्या है, 2 विवाद उभर कर आते हैं। एक आता है प्राच्यवादी और एक आंगलवादी। अब आंगलवादी और प्राच्यवादी, ये क्या है? प्राच्यवादी और जो भारतीय भाषा को महत्व दे, और आंगलवादी जो अंग्रेजी माध्यम से भाषा को महत्व दे। देखिए, इसमें जो इनका विवाद था, वो विवाद इस बात को लेकर था कि जो भारतीय शिक्षा प्रदान की जाए वो किस माध्यम से की जाए। जो प्राच्यवादी है, ये तो कहते थे कि भारतीय शिक्षा भारतीय भाषा में दी जाए, जो भारत में उस समय लागू थी। जो भारतीय भाषाएं थी, अरबी, फारसी, हिंदी, ये संस्कृत, जो भी यहाँ की क्षेत्रीय भाषा है, जो भी भारतीय भाषा है, उनमें ही शिक्षा प्रदान की जाए। लेकिन जो आंगलवादी थे, आंगलवादी क्या चाहते थे कि जो शिक्षा का माध्यम है वो अंग्रेजी हो। तो इस बात को लेके ये यहाँ पर विवाद स्टार्ट हो गया था, प्राच्यवाद और आंगलवाद। अब जो ये प्राच्यवाद है, इसके समर्थक कौन कौन थे? इसके समर्थक थे, उसमें सबसे पहले आता है एच.टी. प्रिंसेप। कौन आते हैं? एच.टी. प्रिंसेप। और कौन थे इसमें? इसमें थे एच.एच. विल्सन, वारेन हेस्टिंग्स। जो वारेन हेस्टिंग्स थे उस समय के गवर्नर जनरल, तो वारेन हेस्टिंग्स। इसके अलावा लॉर्ड मिंटो। तो ये क्वेश्चन बहुत बार बनता है कि इन कौन कौन हैं जो प्राच्यवाद के समर्थक थे। तो उसमें एच.टी. प्रिंसेप, लॉर्ड मिंटो, विल्सन और हेस्टिंग्स। इसके अलावा जो आंगलवाद से के समर्थक कौन कौन थे? वो थे लॉर्ड मुनरो, एल्फिंस्टन, लॉर्ड मैकाले के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। इनका एक निस्यंदन सिद्धांत भी आता है। तो ये लॉर्ड मुनरो, एल्फिंस्टन और लॉर्ड मैकाले, ये अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने के समर्थक थे। तो ये जो लॉर्ड मैकाले है, ये पहले विधि कानूनी समर्थक के रूप में यहाँ पर स्थापित किए गए थे। तो इन्होंने जो शिक्षा के बारे में अपना एक लॉर्ड मैकाले का एक पत्र आया था 1835 में। तो इन्होंने भी अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने का समर्थन किया है।
तो इसमें इन्होंने एक निस्यंदन सिद्धांत दिया है। निस्यंदन या छनित्र भी बोला जाता है इसको। छनित्र सिद्धांत ये क्या था? देखिए, कुछ व्यक्ति क्या थे, ये कह रहे थे कि जो शिक्षा दी जाए वो जन जन तक शिक्षा पहुंचानी है, सभी को शिक्षित करना है। लेकिन लॉर्ड मैकाले का कहना था कि सबको शिक्षा देना संभव नहीं है। शिक्षा आप उच्च वर्ग को दीजिए, उच्च वर्ग को शिक्षा प्रदान कीजिए और उनके माध्यम से धीरे धीरे निम्न वर्ग तक वो शिक्षा अपने आप पहुंच जाएगी। तो छन छन कर जो शिक्षा नीचे पहुंचेगी उसको ही निस्यंदन सिद्धांत या छनित सिद्धांत बोला गया है, जो कि लॉर्ड मैकाले ने दिया था। अब इनका ये जो पत्र आया था ये कब आया था? ये आया था 1835 में विलियम बेंटिक के समय। अब विलियम बेंटिक ने 7 मार्च, ये याद रखना है कब ये इस बात को माना, 7 मार्च 1835 को बेंटिक ने शिक्षा का माध्यम क्या निर्धारित कर दिया था? अंग्रेजी को। लॉर्ड मैकाले के कहने पर अंग्रेजी को भारत में शिक्षा का माध्यम निर्धारित कर दिया था। इसके बाद 1844 में सरकारी नौकरियों के लिए अंग्रेजी शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया था कि जो भी अंग्रेजी शिक्षा पढ़े हुए होंगे उन्हें ही सरकारी नौकरियों में रखा जाएगा। ये बात कब लागू की गई? 1844 में। देखिए, जो लॉर्ड हार्डिंग है, लॉर्ड हार्डिंग, इन्होंने क्या बात लागू की थी? इन्होंने कहा था कि जो भी सार्वजनिक पद हैं, सभी सार्वजनिक पद खुली प्रतियोगिता के माध्यम से भरे जाएंगे। सभी सार्वजनिक पद खुली प्रतियोगिता के माध्यम से भरे जाएंगे। और प्रतियोगिता में कौन शामिल होंगे? जो अंग्रेजी भाषा से पढ़े हुए होंगे। तो सीधे सीधे क्या था कि भारतीयों को सार्वजनिक पदों से अयोग्य घोषित करना। अगर उन्हें सार्वजनिक पदों पर जाना है तो अंग्रेजी को सीखना ही होगा। इसके बाद ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, 1843 से 53 तक उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के एक लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर थे कौन? जेम्स थॉम्सन। जेम्स थॉम्सन, इन्होंने एक योजना तैयार की थी, उसका नाम था ग्राम शिक्षा योजना। ग्राम शिक्षा योजना ये तैयार की थी। और ये बहुत, इसके तहत इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो गांव में छोटे छोटे अंग्रेजी स्कूल थे उन्हें बंद कर दिया। छोटे छोटे अंग्रेजी स्कूलों को बंद कर दिया। अब अंग्रेजी स्कूल बंद कर दिए और इसके अलावा क्या किया इन्होंने? जो भी वहाँ की शिक्षा थी उसमें जैसे कि मेंसुरेशन और जो कृषि विज्ञान, ये सब सब्जेक्ट का किस भाषा में पढ़ाने स्टार्ट किए? ये उन्होंने जो वहाँ की क्षेत्रीय भाषा में जो सब्जेक्ट थे वो पढ़ाने स्टार्ट किए और छोटे छोटे अंग्रेजी स्कूल बंद कर दिए। अब इससे क्या हुआ? क्षेत्रीय भाषा को बढ़ावा मिला और अंग्रेजी भाषा केवल कॉलेज स्तर तक ही सिमट कर रह गई थी। केवल कॉलेज तक ही सिमट कर रह गई। इसके बाद अगर हम बात करें तो 1840 में बम्बई में सर्वप्रथम बम्बई में शिक्षा बोर्ड की स्थापना की गई। और 1847 में कलकत्ता में अध्यापक प्रशिक्षण हेतु नॉर्मल स्कूल स्थापित किए गए। तो नॉर्मल स्कूल किसके लिए स्थापित किए गए थे? ये किए गए थे जो टीचर है उन्हें प्रशिक्षण देने के लिए। किसके द्वारा? लॉर्ड हार्डिंग द्वारा। देखिए, जो भी अधिनियम, जो भी कार्य किए गए हैं, इनसे संबंधित इनके जो भी गवर्नर जनरल या वाइसराय रहे हैं वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, वो याद होने चाहिए। और किसके समय में ये कार्य किया गया था? 1851 में क्या हुआ था? पूना कॉलेज की स्थापना की गई थी। और ये जो पूना कॉलेज था ये 2 कॉलेज को मिलाकर यहाँ पर पूना कॉलेज 1851 का स्थापित हुआ था। वे 2 कॉलेज कौन कौन से थे? एक पूना संस्कृत कॉलेज था और एक था पूना का अंग्रेजी स्कूल। पूना अंग्रेजी स्कूल और पूना संस्कृत कॉलेज, इन दोनों को मर्ज करके 1851 में पूना कॉलेज की स्थापना की गई थी। और जो भारत में इंजीनियरिंग शिक्षा शुरू की गई है वो कब की गई थी? वो की गई थी 1844 में कलकत्ता में हिंदू
हिंदू कॉलेज में ही इंजीनियरिंग की शिक्षा शुरू की गई थी। लेकिन जो इंजीनियरिंग का सबसे पहला कॉलेज है वो कहाँ स्थापित किया गया था, वो किया गया था 1847 में रुड़की में। रुड़की जो पहले यूपी का भाग था लेकिन अब उत्तराखंड में है। तो यहीं पर थॉमसन, ये थॉमसन कौन है, वही जिन्होंने ग्राम शिक्षा योजना तैयार की थी, उन्होंने ही, उन्हीं के प्रयास से रुड़की में सबसे पहला, भारत का सबसे पहला इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित किया गया था। तो देखिए आज हमने क्या क्या जाना। सबसे पहले हमने देखा कि 1781 में कलकत्ता में एक मदरसा स्थापित हुआ था, वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया था। उसके बाद एशियाटिक सोसाइटी आती है जिसकी स्थापना विलियम जोन्स ने की थी और इसके तहत कई रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद भी किया गया, जैसे कि अभिज्ञान शाकुंतलम, गीत गोविंद, मनुस्मृति और भगवत गीता हितोपदेश। इसके बाद बनारस में एक संस्कृत कॉलेज भी स्थापित किया था जोनाथन डंकन ने। वेलेजली ने सिविल सेवाओं के लिए ICS परीक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए कॉलेज स्थापित किया था, लेकिन उसे बंद कर दिया गया 1802 में। और फिर 1806 में भारत की जगह इंग्लैंड में ही उन्हें प्रशिक्षण देना शुरू किया गया। ईसाई मिशन भी भारत में कब आई, 1813 में आई। और उन्होंने बैप्टिस्ट मिशन कॉलेज की स्थापना की थी विसेरामपुर में 1818 में। राजा राम मोहन राय ने 2 कॉलेज स्थापित किए, हिंदू कॉलेज डेविड हेयर की सहायता से और एंग्लो हिंदू कॉलेज। इसके बाद जो प्राच्यवाद और अंगलवाद आता है वो कब शुरू होता है, वो 1813 के बाद शुरू होता है। प्राच्यवाद के समर्थक कौन कौन थे, H.T. प्रिंसिप, लॉर्ड मिंटो, विल्सन और वॉरेन हेस्टिंग्स। और अंगलवाद के समर्थक थे लॉर्ड मुनरो, एल्फिंस्टन, लॉर्ड मैकाले। इसके बाद लॉर्ड मैकाले का पत्र आता है, घोषणा पत्र आता है 1835 में विलियम बेंटिक के समय। और इनके कहने पर ही विलियम बेंटिक ने अंग्रेजी भाषा को माध्यम के रूप में स्वीकार किया। इसके बाद सार्वजनिक पदों पर नियुक्ति के लिए जो अंग्रेजी भाषा वाले होंगे खुली प्रतियोगिता के आधार पर चुना जाएगा, वो लॉर्ड हार्डिंग के समय हुआ था। और जेम्स थॉमसन ने ग्राम शिक्षा योजना लेकर आए थे। इसके बाद बम्बई में शिक्षा बोर्ड की स्थापना 1840। कलकत्ता में जो नॉर्मल स्कूल थे ये लॉर्ड हार्डिंग के समय ही स्थापित किए गए थे अध्यापकों को प्रशिक्षण देने के लिए 1847 में। पूना में पूना कॉलेज स्थापित हुआ 1851 में, किस किस को मर्ज करके, पूना संस्कृत कॉलेज और पूना अंग्रेजी स्कूल को। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज जहां इंजीनियरिंग की शिक्षा स्थापित की गई थी सबसे पहले, वो 1844 में। और भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थापित हुआ था, रुड़की में। तो देखिए आज भारत में हमने शिक्षा के विकास के बारे में पढ़ा। अब इसके आगे जो टॉपिक आएंगे वो आएगा वो चार्ल्स फूड का घोषणा पत्र, हंटर कमीशन, इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो वो पढ़ेंगे हम इसके नेक्स्ट वीडियो में। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू।